नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी होगी समास की दूसरी क्लास। हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली क्लास हो चुकी है, जो कि चैनल पे डाल दिए हम, आप जाके पढ़ सकते हैं। और आज की रहेगी समास की दूसरी क्लास। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो आज हमारा समास है बहुब्रीहि समास। ठीक, इसके पहले हमने और समास की चर्चा पिछली क्लास में कर दिए हैं। अब चलेंगे बहुब्रीहि समास पे। तो बहुब्रीहि समास है कि जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे, हाँ, फिर से बोलेंगे कि जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो। मतलब कि हमने आपको बताया था, इसके पहले फिर से बता दें कि एक पद ये, एक पद ये हो गया हमारा प्रथम पद और ये हो गया हमारा उत्तर पद। ठीक है, इसमें क्या रहता है, किसी में प्रथम पद प्रधान है, किसी में द्वितीय पद प्रधान है। ठीक है, देखिए, अगर अव्ययी भाव समास की बात करें तो उसका प्रथम पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे हम सारे समाज की बात करें तो किसी का प्रथम पद प्रधान होगा, किसी का दूसरा पद प्रधान होगा और किसी का दोनों पद प्रधान होगा। जैसे द्वंद्व समास की बात करें तो उसका दोनों पद प्रधान हो जाता है। लेकिन बहुब्रीहि का ये है कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद जो हैं, दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं। इनमें से दोनों में से कोई प्रधान नहीं रहता, बल्कि एक तीसरा शब्द आएगा, वो हो जाता है, उसकी तरफ संकेत करेगा, उसे हम प्रधानता कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, न तो ये पद प्रधान होगा न तो दूसरा पद, दोनों पद अप्रधान होंगे और उसके बाद ये दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द पर संकेत करेंगे और इसे हम प्रधान कह देंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखिए, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, मतलब कि तीसरा जो हमने बोला, दोनों पद नहीं बल्कि जो तीसरा आएगा पद, जो तीसरा शब्द होगा, उसका अर्थ निकलेगा, उसकी प्रधानता रहती है। और सांकेतिक अर्थ मतलब वो तीसरे की तरफ संकेत करेगा। ये दोनों प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, योग रूढ़ शब्द जितने भी हैं ये सारे बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण पे आएंगे। नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब हो गया, ये देखिए नीलकंठ है, इसमें क्या रहता है कि दोनों में से, देखिए नीलकंठ, देखिए कर्मधारय भी हो जाता है और बहुब्रीहि भी हो जाता है। इसकी ये जो ऐसा उदाहरण है, इसे हम कर्मधारय में भी ले लेते हैं और बहुब्रीहि में भी ले लेते हैं। लेकिन अगर देता है और कभी दोनों ऑप्शन दे दिया, कर्मधारय और बहुब्रीहि, तो देखिए हम आपको बताएं, आप जो है नीलकंठ को बहुब्रीहि पर ही ज्यादा आप वो देंगे। ठीक है, प्रेफरेंस ज्यादा बहुब्रीहि पे देंगे। नहीं तो अगर नीलकंठ में कर्मधारय भी आ जाता है, जैसे नील जो हो गया ये विशेषता बता देता है, ये विशेषण हो गया, और कंठ जो है ये विशेष्य हो गया या संज्ञा हो गया, ये भी होता है। लेकिन हमें नीलकंठ में बहुब्रीहि को ज्यादा प्रेफरेंस देना है। ठीक है, इसका मतलब है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, जो हमारे शिव जी हैं, शिव भगवान हैं, उनका जो कंठ है वो क्या है, नीला है। यही कह रहा है कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, अब देखिए आता है चंद्रमौली। चंद्रमौली मतलब चंद्र है सिर पर जिसके, क्या कह रहा है कि चंद्र है सर पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान, मतलब शिव जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब कह रहा है उदाहरण में ही कि चक्रपाणी,
चक्रपाणी मतलब कि चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। और पाणी का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा हाथ। ठीक है, चक्र है जिसके हाथ में चक्र है, वो कौन है? वो है विष्णु जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या है, रतिपति मतलब कि रति के पति हैं जो। ठीक है, रति के पति हैं जो, अर्थात कामदेव। कामदेव जी को जो है ये हम कह सकते हैं कि ये रतिपति है। रतिपति के नाम से कौन जाना जाता है? कामदेव जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम आते हैं मकर ध्वज, मकर के हैं ध्वज जो, मतलब कामदेव इन्हें भी कहा जाएगा। अतनु मतलब तन रहित हैं जो, इनको कामदेव जी को ये भी हम कह सकते हैं अतनु, तन रहित हैं जो, अर्थात कामदेव जी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा बहुव्रीहि समास यही होता है समाप्त। अब हम चलते हैं तत्पुरुष की तरफ, और यही हमारा अंतिम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय पहली क्लास में पढ़ा दिए थे, और दूसरी में बहुव्रीहि भी हो गया है। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, उसका यही है कि न तो प्रथम पद न तो द्वितीय पद, दोनों पद अप्रधान होंगे, बल्कि तीसरे पद की तरफ संकेत करेंगे, और वही जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तत्पुरुष समास में, कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़, गौड़ मतलब शांत, मतलब वो एक लुप्त रहेगा। अभी आगे आप देखेंगे ना तो समझ में आएगा आपको। गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है। देखिए, पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ होगा, शांत होगा, वो थोड़ा नहीं, हम कहते हैं साइलेंट, ये चीज यहाँ पे रहेगा। लेकिन उत्तर पद विशेष मतलब संज्ञा, संज्ञा होने के कारण, विशेष होने के कारण जो है उत्तर पद जो है प्रधान हो जाता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। ठीक है, कारक विभक्ति का लोप रहता है। लोप कह दें, गौड़ कह दें, ये एक ही तरीके का हो जाएगा। ठीक है, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। अब आगे चलेंगे आप तो पूरा आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, आगे सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा। देखिए, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो, पीछे बोले हम कि उत्तर पद प्रधान होगा और प्रथम पद जो है वो गौड़ रहेगा। ठीक, तथा दोनों पदों के मध्य, क्या कह रहा है कि दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे, वहां तत्पुरुष समास होगा। क्या कह रहा है कि जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहे, वहां तत्पुरुष समास होगा। अब आगे चलते चलेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा कि कारक विभक्ति क्या है, इसका लोप कैसे होगा। ठीक है, और तत्पुरुष समास को हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है, कारक तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? कारक तत्पुरुष समास भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कारक विभक्ति लुप्त रहती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। क्या है इसमें तत्पुरुष समास में, कि इसमें समास विग्रह करते समय कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष रहे कारकों की विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि जो हमारा कारक हो गया, कारक होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन होते हैं ये 8। लेकिन यही कारक ही तो तत्पुरुष समास में जो है कि मेन है। ठीक है, इसीलिए पीछे हमने बोला इसे कारक तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि कर्ता व संबोधन को छोड़कर शेष रहे कारकों की विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं। 8 कारक होते हैं, हमने आपको बताया, जिसमें 8 कारक में से ये दोनों जो है कर्ता व संबोधन, ठीक है, ये दोनों
छोड़ दिया जाता है। इसको छोड़ के जो 6 बचते हैं उन्हीं के आधार पे अब हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे और इन्हीं के आधार पर 6 कारकों के आधार पर ही 6 विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास को हम 6 भेद में जानेंगे। ठीक है, 6 भेद से जानेंगे। देखिए, पहला कर्म हो जाएगा, फिर करण हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा और अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अब इसे हम पढ़ेंगे बारी बारी से कि कारक विभक्ति के आधार पर भेद 6 होंगे। हमने आपको बता दिया कारकों की संख्या होती है 8, जिसमें से हमने कर्ता व संबोधन को छोड़ दिया तो हमारे बचते हैं 6, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। जब इन 6 को लेकर हम तत्पुरुष पढ़ेंगे तो वही बोला है कि कारक विभक्ति के आधार पर भेद कितने हैं? 6 हो जाएंगे हमारे भेद तत्पुरुष के। चलते हैं आगे की तरफ, बारी बारी से हम पढ़ते चलेंगे। देखिए, पहला कौन सा है? कर्म। कर्म कारक तत्पुरुष। तो ये जो कर्म कारक तत्पुरुष है, कर्म कारक की विभक्ति को होती है। क्या होती है? कर्म कारक की विभक्ति को होती है। अब इसी के आधार पे हम देखते चलेंगे। समझ रहे हैं आप? इसी के आधार पर हम देखते चलेंगे। ठीक है, एक एक करके बताएंगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर उसी में घाल मेल होता जाएगा। उसी में एक एक करके देखेंगे कि कर्म कारक तत्पुरुष समास अब पढ़ेंगे जिसका विभक्ति हो जाएगा को। ठीक है, अब देखिए इसमें समास विग्रह के समय को विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे, इसमें समास विग्रह जब हम करेंगे तो को विभक्ति का क्या कह रहा है इसमें कि हम जो है इसको विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे इसको देखिए। अब एग्जाम्पल पे हम आते हैं। वन गमन लिखा इसने कि वन गमन, तो हम अपने से अब हमको इसका वाक्य देखिए हम कैसे बनाएंगे। वन गमन को अब हमको विग्रह जब करना पड़ेगा, वाक्य नहीं विग्रह करेंगे वन गमन का, तो हम बोलेंगे कि वन को गमन। को विभक्ति लग गई, एकदम आपको समझ में आ रहा होगा। को विभक्ति लगी जी, एकदम यही कर्म कारक का को विभक्ति लग गया। ठीक है, अब नेत्र सुखद, नेत्र सुखद का अब विग्रह जब हम करेंगे कि नेत्रों को सुखद, क्या हो जाएगा? नेत्रों को सुखद। अब देखिए आगे चलेंगे कि गिरह कट, क्या हो जाएगा? गिरह कट। अब इसको जब विग्रह करेंगे कि गिरह को काटने वाला, फिर से यहाँ लग गया, यहाँ लगा कि नहीं? यहाँ लग गया, विभक्ति लगी का कर्म कारक की, गिरह को काटने वाला। अगर एक बोले कि स्वर्गवास, स्वर्गवास हम बोलते हैं तो प्राप्त स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा स्वर्गवास। अब हम चलेंगे आगे कारण तत्पुरुष समास पे, करण तत्पुरुष समास पे। अब दूसरा हमारा आ जाएगा करण कारक तत्पुरुष समास। तो इसकी विभक्ति क्या होती है कि से, के द्वारा या माध्यम। आगे चलेंगे तो एकदम क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, विभक्ति है से लगाएंगे या फिर के द्वारा लगाएंगे या माध्यम या साधन। करण का मतलब यही होगा कि किसी का माध्यम जुड़ जाएगा, किसी के द्वारा, किसी का सहारा लग जाएगा। ठीक है, करण कारक का मतलब किसी का सहारा लग गया। इसमें बोला ना से, के द्वारा, माध्यम, साधन, और हम अपने से जोड़ दे रहे हैं कि सबका मिला के कि किसी के द्वारा, किसी के सहारे। अब आगे चलिए, देखिए क्या है, दोनों पदों के मध्य के द्वारा, माध्यम, साधन का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलेंगे, क्या कह रहा है कि वाक युद्ध, वाक युद्ध का मतलब है वाक द्वारा युद्ध। ठीक, अब देखिए रेल यात्रा, क्या कर रहा है? रेल से यात्रा, मतलब जो ये यात्रा कर रहा है किसके द्वारा, किससे? ये रेल से यात्रा कर रहा है। ठीक, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित मतलब रत्न से
जड़ा हुआ। ठीक है। अब देखिए क्या है, तुलसी कृत। अगर आता है तुलसी कृत, तो क्या कहेगा कि तुलसी के द्वारा कृत है। कृत जो है तुलसी के द्वारा कृत। ठीक। अगर हम कह दें मन चाहा, मन से चाहा, यही हो जाएगा हमारा। ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। क्या है कि संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा कि संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसकी विभक्ति हो जाएगी के लिए। संप्रदान कारक तत्पुरुष की विभक्ति हो जाएगी के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल पे आएंगे, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। विद्यालय, अगर विद्यालय आपको दे दिया, शब्द विद्यालय दे दिया, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो इसके बीच में, ये दोनों के बीच में हम लगा देंगे के लिए। ठीक है। विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय। ठीक। विद्या के लिए आलय। अब अगर आता है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देखिए के लिए इसकी विभक्ति है, यहीं पे बीच में जुड़ जा रही है। अब आता है विधान परिषद, तो क्या हो जाएगा, विधान के लिए परिषद। ठीक। अगर आता है रसोई घर, देखिए ये ऐसे एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि ये परीक्षा में आए हुए हैं, इसी एग्जाम्पल को हम उठा के इसमें डाल दिए ताकि आपको समझ में भी आ जाए। और पहले का भाई ये आपका जो है रिवीजन मतलब हो जाएगा कि पहले का क्वेश्चन ये आया हुआ भी है, हो सके आ जाए, कोई भरोसा नहीं। अगर आप इसको देखे रहेंगे तो परीक्षा में आ भी सकता है, नहीं तो आपको बाकी इसके रूल्स तो पता चल ही जा रहे हैं कि क्या है कैसे है। ठीक। रसोई घर मतलब है इसका कि रसोई के लिए घर। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले। चौथा हमारा है अपादान कारक तत्पुरुष समास। कौन सा है, अपादान कारक तत्पुरुष समास। और इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, इसकी विभक्ति हो जाएगी से अलग, से अलग या तुलना। हम तुलना भी अगर किसी का करते हैं तो किसी से अलग ही चीज कहते हैं ना कि अरे उससे अलग है। तुलना किए ना तो बोलेंगे अरे, लोग कहते हैं ना मेरी वाली अलग है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो तुलना ही करके एक दूसरी दूसरी से, एक की दूसरी से तुलना ही तो करते हैं, तब अलग कहते हैं ना ऐसे। तो यही वाला चीज हो जाएगा एकदम। अब तो आपको और समझ में आएगा। ठीक। अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। तुलना कर रहा है से अलग मतलब किसी से अलग बता रहा है। ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल, पथ भ्रष्ट। क्या हो जाएगा, पथ भ्रष्ट मतलब कि पथ से भ्रष्ट है। मत क्या बोला, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया मतलब ऋण से मुक्त हो गया भाई, एकदम अलग हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला, अलग कर देगा। ठीक है। पाप घृणा, पाप से घृणा। ठीक। से अलग हो गया। देखिए तुलना आएगा इसमें, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, लेकिन ये चीज आपको एकदम सेट करके रखनी होगी कि ऐसा बोलेगा, इससे अलगाव पता चलेगा कि कोई चीज अलगाव हो रही है। अगर हम बोल दें कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अलगाव इससे लगेगा कि हाँ। बस आपको इसमें ना यही चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उदाहरण तो है एक समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण आए। आपको मेन क्या समझना है, मेन आपको ये विभक्ति को ही समझना है। ठीक है। अब उसमें आपको जैसा दिमाग लगा के समझना है समझ लीजिए। ठीक। से अलग। ठीक। और इसमें क्या रहेगा, तुलना करेगा। ठीक। चलते हैं आगे की तरफ। संबंध कारक तत्पुरुष समास। क्या बोल रहा है कि संबंध कारक तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति क्या है। अब इसकी विभक्ति हम देखेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है कि का के की ना, ने नी रा रे री, काकी के नानी रे
ना, रारे री, काके की, नाने नी, हमारा संबंध हो जाएगा। कैसे संबंध होगा कि, अब देखिए, राज्यादेश मतलब राज्य का आदेश, संबंध हुआ, ठीक। मंत्रि परिषद, मंत्रियों की परिषद, इससे इसका संबंध हुआ कि ये क्या है, ये मंत्रियों की परिषद है, ठीक है। संबंध जुड़ रहा है कि मंत्रियों की परिषद। राजमाता, राजा की माता, हुआ कि नहीं, राजा की माता, संबंध हुआ, ओके। चलिए, अब आता है पशु बलि, मतलब पशु की बलि। बलि किसकी हुई, पशु की, ठीक है। कन्यादान, कन्या का दान, क्या हो जाएगा, कन्या का दान, ठीक। चलते हैं आगे। अधिकरण कारक तत्पुरुष, इसका क्या हो जाएगा, इसकी विभक्ति हो जाएगी में, पर, ऊपर, ठीक है। इसका क्या होगा कि में, पर, ऊपर, ठीक है। विभक्ति इसकी क्या होगी, में, पर, ऊपर। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जलमग्न, जल में मग्न। अधिकरण मतलब में, पर, क्या हो जाएगा, अधिकरण मतलब में या पर आ गया, अधिकरण मतलब में या पर। आप खाली यही करिए, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है अधिकरण में पर। अब देखिए, आप बीती, क्या है, आप पर बीती। नगरवास, नगर में वास, नगर में रहता है, ठीक है, नगर में वास। धर्मरत, धर्म में रत। कार्यरत मतलब कार्य में रत, ठीक है। चलिए, अब हम बताएं आपको कि क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, क्योंकि हमारी क्लास हो गई है एकदम खत्म, ठीक है। अब चलेंगे, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें चैनल को, और दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, ठीक है, समाज की क्लास खत्म हो चुकी है। अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।